टाइम ट्रैवल। गाइस, जब भी इस वर्ड का यूज़ किया जाता है तो आधे से ज़्यादा लोगों को तो ये समझ ही नहीं आता कि इसका मतलब क्या होता है। और जिनको कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया है वो इसे साइंस फिक्शन मानते हैं। बट क्या हो अगर मैं कहूँ कि टाइम ट्रैवल असल में साइंटिफिकली प्रूव्ड है। गाइस, कई ऐसी थ्योरीज रही है साइंटिस्ट की जिसमें उन्होंने टाइम ट्रैवल करने के बहुत सारे तरीके बताए हैं, जिसमें आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग जैसे बड़े साइंटिस्ट का भी नाम शामिल है। आज इस वीडियो में विल टॉक अबाउट टाइम ट्रैवल एंड सम रियली रिकॉर्डेड केसेस रिलेटिंग टू इट। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है तुषार और आपका स्वागत है द कॉन्स्पिरेसीज की एक और फ्रेश कमाल। गाइस, टाइम ट्रैवल या समय यात्रा असल में थ्योरेटिकली प्रूव्ड है, जिसमें यह कहा जाता है कि ब्लैक होल या वर्म होल का यूज करके या फिर लाइट के स्पीड से ट्रैवल करके इसे परफॉर्म किया जा सकता है। बट अभी की साइंस इतनी एडवांस नहीं है कि हम ब्लैक होल या वर्म होल एक्सेस कर सके, और ना ही हमारे पास कोई ऐसी पावर है जो हमें लाइट के स्पीड से ट्रैवल करवा सके। तो ये कैसे प्रूफ होगा कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? गाइस, असल में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें वेरी स्मॉल स्केल में टाइम ट्रैवल को प्रैक्टिकली प्रूव किया गया था, और जो कि हेफेल केटिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से फेमस है। बात है अक्टूबर 1971 की, जब एस्ट्रोनॉट रिचर्ड किटिंग ने 4 एटॉमिक क्लॉक्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने चारों क्लॉक्स की टाइमिंग मैच कर दी और उनमें से 2 क्लॉक्स को लेकर वो स्पेस में चले गए और 2 क्लॉक्स को अर्थ पर ही छोड़ दिया। उन्होंने अर्थ के 2 चक्कर लगाए और फिर वो वापस आ गए, और जब उन्होंने क्लॉक्स के टाइम को वापस साथ में चेक किया तो पाया कि स्पेस में गए क्लॉक्स का टाइम अर्थ में रहे क्लॉक से कुछ नैनो सेकेंड्स पीछे था। यानी एग्जाम्पल के लिए, अगर अर्थ पर दोनों क्लॉक्स का टाइम 3:20 और 10 करोड़ 10 लाख नैनो सेकेंड्स था और वो स्पेस से 4 घंटे बाद वापस आए, तो दोनों क्लॉक्स का टाइम 7:20 और 10 करोड़ 10 लाख नैनो सेकेंड होना चाहिए। मगर स्पेस में रही क्लॉक्स का टाइम कुछ 10 लाख नैनो सेकेंड्स कम दिखा रहा था। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि ये क्लॉक्स का टेक्निकल इशू भी हो सकता है, बट लेट मी टेल यू गाइस कि वो एक्सपेरिमेंट किसी नॉर्मल या हाईटेक क्लॉक से नहीं बल्कि एटॉमिक क्लॉक से किया गया था, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्यूरेट मानी जाती है और जो कि 1 सेकंड का बिलियंथ हिस्सा भी रिकॉर्ड कर सकती है। तो इसका रिजल्ट क्या आया? क्या अर्थ में रहे क्लॉक्स का टाइम फास्ट हुआ या स्पेस में गए क्लॉक्स का टाइम स्लो हुआ? लॉजिकली सोचा जाए तो स्पेस वाले क्लॉक्स का टाइम स्लो हुआ है, क्योंकि अर्थ में तो वो क्लॉक्स वैसे ही परफॉर्म करेगी जैसे वो पहले कर रही थी। कंक्लूजन में ये बताया गया कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव फास्टर देन इट्स टाइम गोज स्लोअर, बट इसका रेशियो बहुत ही ज्यादा कम है गाइस, एंड दिस इज द ओनली ऑफिशियल रिकॉर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ टाइम ट्रेवल, और ऑल्सो इट प्रूव्ड इट टू बी ट्रू। अब क्योंकि आप लोगों को टाइम ट्रैवल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिल गई है, तो आइए अब कुछ ऐसे इंसिडेंट्स और केसेस की बात करते हैं जहां लोगों ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने टाइम ट्रैवल किया है। गाइस, एक इंटरनेट डिस्कशन फोरम में 2 नवंबर 2000 को एक आदमी ने अजीब सा पोस्ट किया। उसके अकाउंट का नाम जॉन टाइटोर दिखा रहा था और उसने अपने मैसेज में लिखा, हेलो फ्रेंड्स, मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ और मैं साल 2036 से आया हूँ। साल 1975 में गया था एक IBM 5100 कंप्यूटर लेने के लिए, क्योंकि साल 2036 में हमें इसकी ज़रूरत है, और 1975 से 2036 वापस जाते हुए मैं साल 2000 में रुक गया, क्योंकि मुझे देखना था कि पास्ट कैसा था, और Y2K नामक एक कंप्यूटर प्रॉब्लम को भी मुझे देखना था। ऐसे मैसेज देखते ही पूरा इंटरनेट में धमाल मच गया और बहुत सारे लोग कहने लगे कि ये आदमी झूठ बोल रहा है सिर्फ पब्लिसिटी करने के लिए। तो ऑब्वियसली लोगों ने उससे प्रूफ मांगा, तो उसने एक्चुअली अपने टाइम मशीन की डिजाइन और रियल फोटोज अपलोड करी, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपने बारे में उसने ये बताया
कि वो साल 2036 में एक आर्मी ऑफिसर है और उसके ग्रैंडफादर आईबीएम में जॉब करते थे, इसीलिए आईबीएम कंपनी में उसके कई सारे कनेक्शंस हैं। और IBM 5100 की एक लौता ऐसा कंप्यूटर है जो कि साल 2036 में उसकी कंप्यूटर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। देन लोगों ने उससे ये कहा कि अगर वो सच में फ्यूचर से आया है तो भविष्य में होने वाले कुछ मेजर इवेंट्स के बारे में बताए। तो अपनी पोस्ट में रिप्लाई करते हुए उसने कहा कि पेरू जल्द ही बहुत बड़ा अर्थक्वेक एक्सपीरियंस करने वाला है। और एक्चुअली 23 जून 2001 में उस वक्त का सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक आया, जिसका मैग्नीट्यूड अराउंड 8.4 था। ऑल्सो उसने ये कहा कि इंसानों को जल्द से जल्द स्पेस शटल ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेना चाहिए, वरना बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और फेब 21 2003 में एक्चुअली ये हुआ जब कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट ओवरहीटिंग की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ था। मगर बहुत सारी ऐसी भी चीजें थी जो उसने कही और वो गलत साबित हुई। जैसे उसने कहा था कि दुनिया का सबसे आखिरी ओलंपिक 2004 में होगा, जो हम सबको पता है कि गलत साबित हुआ। तो हिसाब लगाया जाए तो उसकी 50% चीजें झूठ और 50% चीजें सही निकली। मगर किसी आदमी को 50% भी कैसे फ्यूचर पता था, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। और फाइनली मार्च 24 2001 को जॉन टाइटोर ने अपना लास्ट पोस्ट किया। उसके बाद उसका कुछ भी पता नहीं चला। इस इंसिडेंट में एक किताब भी लिखी गई है जिसका नाम है जॉन टाइटोर एंड टाइम ट्रैवलर्स टेल। अगर आपको इस इंसिडेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में चाहिए तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं। गाइस, अब बात करते हैं अगले रियल लाइफ इंसिडेंट की, जो कि हुआ था जापान में और जिस केस का नाम है A Man Came From Todd। बात है सन 1954 की। एक बहुत ही नॉर्मल से दिन जापान के एयरपोर्ट में एक प्लेन लैंड हुआ जिसमें से एक आदमी निकला। किसी को नहीं पता था कि दिखने में एक बिजनेसमैन जैसा दिख रहा ये आदमी कुछ ही मिनट्स में एयरपोर्ट ऑफिशियल्स के होश उड़ाने वाला है, क्योंकि जैसे ही ये पासपोर्ट चेक की तरफ गया और इसने अपना पासपोर्ट दिखाया तो उसमें इसकी कंट्री का नाम लिखा था टॉड। लेकिन सबसे आश्चर्य वाली बात तो ये है कि इस नाम की कोई भी कंट्री इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जी हाँ गाइस, टॉड नाम की कोई कंट्री हमारी दुनिया में नहीं है। एयरपोर्ट ऑफिशियल्स ने सोचा कि शायद ये पासपोर्ट प्रिंटिंग का मिस्टेक हो सकता है, बट उतने ही देरी में उस आदमी ने खुद कह दिया कि वो टॉड का रहने वाला है। ऑफिशियल्स का उसकी कंट्री का नाम सुनकर जो रिएक्शन था उसे देखकर वो थोड़ा गुस्से में आ गया और उसने कहा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मेरी कंट्री इस दुनिया में है ही नहीं। मेरा देश टॉड तो यूरोप में कई हजार सालों से है। और उसने ये भी कहा कि वो पहली बार जापान नहीं आया है, वो पहले भी कई बार अपनी बिजनेस डील्स के लिए जापान आ चुका है। और भी प्रमाण देते हुए उसने अपना लाइसेंस भी दिखाया, उसमें भी उसके कंट्री का नाम टॉड लिखा हुआ था। और तो और जितने भी स्टैम्प्स और सील उसने अपने डॉक्यूमेंट्स में दिखाए सब ऑथेंटिक थे। उसके पासपोर्ट में जापान का भी स्टैंप लगा हुआ था। थोड़ी और पूछताछ के बाद एयरपोर्ट ऑफिशियल्स ने उसे एक वर्ल्ड का मैप दिया और कहा कि उंगली रखकर बताए उसका देश कहाँ है। तब उसने फ्रांस और स्पेन के बीच कहीं पर उंगली रखी और कहा कि यहाँ तो मेरा देश टॉड होना चाहिए। मगर जैसा कि हम सब जानते हैं, वर्ल्ड मैप में उसकी कंट्री नहीं थी। पुलिस एक बार बहुत लंबी इंक्वायरी के बाद ये डिसाइड करी कि उस आदमी को एक होटल रूम में रखा जाएगा जब तक उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो पास ही के होटल में उस आदमी को हाई सिक्योरिटी के साथ रूम में रख दिया गया और उसके जब्त हुए सारे सामान को पुलिस स्टेशन में रख दिया गया। अगले दिन सुबह बड़ी ही रहस्यमय तरीके से वो आदमी उस कमरे से गायब हो चुका था। कमरे के बाहर पहरा दे रहे गार्ड्स ने बताया कि पूरे टाइम ना तो कोई अंदर आया है और ना ही कोई आदमी बाहर गया है। और तो और गाइस, उससे जब्त किए गए सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भी पुलिस स्टेशन से रातों रात गायब हो चुके थे। मगर ऐसा होना आखिर कैसे मुमकिन था? इस इंसिडेंट को ज्यादा न्यूज कवरेज नहीं मिली, इसलिए लोगों को इसके बारे में पता नहीं था।
बट 35 साल बाद जब इस पर एक बुक पब्लिश हुई जिसका नाम था द डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज, तब लोगों के सामने ये घटना आई। और एक और बुक स्ट्रेंज बट ट्रू में भी इसका जिक्र है। गाइस, इस इंसिडेंट को समझाने के लिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने बहुत सारी थ्योरीज बनाई, लेकिन जो इस पर सबसे ज़्यादा परफेक्ट बैठ रही थी उस थ्योरी का नाम था पैरेलल यूनिवर्स क्रॉसओवर। गाइस, साइंस ये मानती है कि हमारी दुनिया की तरह कई और करोड़ों ऐसी दुनिया है जो हमारी ही टाइमलाइन के साथ पैरेलली चलती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं तो इस दुनिया में अगर आप एक बिजनेसमैन हो और विराट कोहली एक क्रिकेटर है, तो किसी और पैरेलल यूनिवर्स में आप बहुत बड़े क्रिकेटर होगे और विराट कोहली एक बिजनेसमैन होगा। सुनने में कितना अजीब और फालतू लगता है ना, बट साइंस इसे मानता है। तो इसी तरह कहीं ना कहीं किसी और यूनिवर्स में टॉड नाम का भी देश एग्जिस्ट करता होगा जहां से वो इंसान आया था। बट अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो इंसान अपनी यूनिवर्स से हमारी यूनिवर्स में आया कैसे। तो इसका जवाब है गाइस, एक ग्लिच। इस केस में ग्लिच का मतलब ये होगा कि किसी वजह से या किसी तरह कोई वर्म होल या पोर्टल खुल गया होगा जिससे वो आदमी हमारे यूनिवर्स में उसकी जगह काम कर रहे किसी आदमी से बदल गया और हमारे वर्ल्ड के जापान में लैंड किया। मगर ऐसी ग्लिच ज़्यादा लंबे नहीं चलती, इसलिए वो अपने आप ही अपनी दुनिया वापस भी पहुंच गया और उस बात का एहसास उसे खुद भी नहीं हुआ होगा। और क्योंकि वो हमारी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें जो कि पुलिस स्टेशन में रखी हुई थी वो अपने आप ही डिसअपियर हो गई। गैस, हमारी दुनिया बहुत ही स्ट्रेंज और मिस्टीरियस चीज़ों से भरी पड़ी है और अभी तो हम इतना भी नहीं जानते जिसे मेज़र किया जा सके। और जब तक इन सवालों का जवाब मिलेगा तब तक तो हो सकता है कि ये दुनिया ही खत्म हो गई होगी। So now with that being said, I'm gonna end this video right here. If you have any queries regarding this video, feel free to use that comment section and I'll see you guys in the next video. Till then,